जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले इसमें क्या पूछा गया है, डीसी शंट मोटर, दिस वन दिस वन दिस वन। तो आपको ये पता है कि पी इक्वल टू क्या होता है, टी इंटू ओमेगा। तो टी इक्वल टू क्या होता है, पी बाई ओमेगा। पावर कितना है, 5 किलोवाट, मतलब 5 × 10⁻³ डिवाइड बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ए किसकी वैल्यू है, ओमेगा की, ए किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, स्पीड। ठीक है, तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, 2πn/60, 2πn/60। और जब आप इसे 2πn/60 करोगे, ओमेगा की वैल्यू, एन की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, तो कितना आ रहा है, 104.7। यही आ रहा मनीष, ओमेगा की वैल्यू। चलो, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे, बेसिकली टी की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 5 × 10⁻³ डिवाइड बाई 104। तो आपका आंसर आ जाएगा 47.76 न्यूटन। क्लियर है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, देखो, देन द सेकेंडरी, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, भी फेज। देखो यहाँ पे एक बात समझना जरा, यहाँ पे एक बात समझना, फेज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देन द सेकेंडरी फेज वोल्टेज ऑफ डेल्टा कनेक्टेड विल बी। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। देखो यहाँ पे केज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, याद रखना, जब आपसे ए बोला है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, मतलब ये कौन सा वोल्टेज दिया हुआ है, लाइन वोल्टेज। तो भी VL1/VL2 या VL2/VL1, पहले तो मुझे बता दो, ये क्या हो जाएगा, VL2/VL1, उसकी वैल्यू है के। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेल्टा डेल्टा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कनेक्शन डेल्टा डेल्टा। तो अब एक समझो जरा, हाँ जी, तो अब डेल्टा डेल्टा है, तो क्या डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज अलग अलग है क्या, बोलो। अगर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज अलग अलग है, नहीं ना, मतलब जो लाइन वही आपका फेज, जो लाइन वही आपका फेज। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कि अगर आपका VL2/VL1 है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि V फेज 2/V फेज 1 इज इक्वल टू VL2/VL1 इज इक्वल टू के। यस या नो, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब देखते हैं कि, आगे आते हैं, तो व्हाट इज द V फेज 2, व्हाट इज द V फेज 2, V फेज 2 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ V फेज 1। तो मतलब क्या हुआ, कि आपका फेज वोल्टेज, सेकेंडरी फेज वोल्टेज इज के टाइम्स ऑफ प्राइमरी। ठीक है कोई ऑप्शन, के टाइम्स ऑफ प्राइमरी फेज वोल्टेज, ऑप्शन डी। इसमें क्वेश्चन में कोई परेशानी हुई समझने में, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई समझने में, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसे आप करना, उसे आप करना। क्वेश्चन ये है कि देखो, एक डेल्टा स्टार कनेक्शन है, एक डेल्टा स्टार कनेक्शन है, क्योंकि इससे रिलेटेड फिर कॉन्सेप्ट आपका एकदम अच्छा हो जाएगा, बेसिकली इस क्वेश्चन के थ्रू। डेल्टा स्टार कनेक्शन, ठीक है, ओके। अब फेज वोल्टेज प्राइमरी टू सेकेंडरी मतलब V फेज 1/V फेज 2 इज इक्वल टू 3/1, 3/1। अब क्वेश्चन ये है कि रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लाइन वोल्टेज VL1/VL2। चलो देखें कितने लोग कर पाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन।
फाइंड द VL1 अपॉन VL2। ऑप्शंस दे देता हूं मैं कुछ। ऑप्शन ए 1:3, ऑप्शन बी 3√3:1, ऑप्शन सी √3:1, ऑप्शन डी 1:√3। सोच समझ के आंसर देना सब लोग, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। चलो ध्यान दो, देखो VL1 तुम्हें पता है कि VL1 इक्वल टू V फेज 1 एंड VL2 तुम्हें पता है कि √3 टाइम्स ऑफ V फेज 2। तो VL2 की जगह क्या रख सकते हैं अपन, √3 टाइम्स ऑफ V फेज 2। अब तुम्हें पता है कि 1/√3 तो है, इंटू V फेज 1 अपॉन V फेज 2 की वैल्यू कितनी है, 3/1। तो यहां से √3 कैंसिल और आंसर कितना हो जाएगा, यहां से एक 3 कैन बी रिटेन एज 3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा √3/1। दिस इज VL1। अब बताओ कहाँ डाउट है कि इफ द एक्साइटेशन ऑफ द 3 फेज अल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन्फ्लुएंस चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट अफेक्टेड। तो याद रखना, अगर तुम्हें याद हो तो हमने पढ़ा था भी कर्व इन्वर्टेड भी कर्व। अगर तुम्हें याद हो भी कर्व इन्वर्टेड भी कर्व, तो ये यहाँ पे आप क्या वैल्यू बढ़ाते थे कि लीडिंग से लैगिंग आ जाता था, बताओ ये कौन सी वैल्यू बढ़ाते थे, एक्साइटेशन ना, एक्साइटेशन बढ़ाते थे तो लीडिंग लैगिंग कॉन्सेप्ट चेंज होता जाता था ना, यस या नो। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या हो जाता था, यहाँ पे होता था तुम्हारा लैगिंग, फिर इधर लीडिंग, और मोटर में उल्टा हो जाता था। कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन क्या है वो समझो। कभी भी जो एक्साइटेशन होता है, जो फील्ड करंट होता है, तो रिएक्टिव पावर डिपेंड करता है एक्साइटेशन पे, ठीक है। एक्साइटेशन मतलब फील्ड करंट। यहां पे मैं लिख देता हूं साफ साफ, क्या कि देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टिव पावर और एक होता है एक्टिव पावर। किसके बारे में बात हो रही है, जनरेटर के बारे में बात हो रही है, रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर किस पे डिपेंड करता है, एक्साइटेशन पे। एक्साइटेशन मतलब जो अपन हम फील्ड में दे रहे हैं, मेन फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। एक्टिव पावर किस पे डिपेंड करता है, कौन बताएगा जल्दी बोलो। एक्टिव पावर किस पे डिपेंड करता है, अल्टरनेटर की स्पीड पे, अल्टरनेटर की स्पीड पे। अगर आपको एक्टिव पावर ज्यादा चाहिए, कहने मतलब वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट सब लोग याद रखना। रिएक्टिव पावर किस पे डिपेंड करता है, अल्टरनेटर की एक्साइटेशन पे। एक्टिव पावर किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, ठीक है। डन, कोई दिक्कत। तो अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ गया कहाँ गया। हाँ क्या बोला है कि इफ द एक्साइटेशन ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर, तो कौन सा चेंज होगा, रिएक्टिव पावर। वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो जो जो पॉइंट्स बताते जा रहा हूं, आप एक देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलक्टेंस पावर इज डेवलप्ड। तो याद रखना रिलक्टेंस होता क्या है, रिलक्टेंस, हाँ एग्जैक्टली, ओ लाइन में लिखना भूल गया था, जो भी चल रहा है अभी कल फिर आए। ओके, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलक्टेंस पावर डेवलप्ड, ठीक है। ओके, अब देखो दो चीजें होती हैं हमारे जो सिंक्रोनस मशीन होती है, दो टाइप का होता है, एक सैलिएंट होता है, एक नॉन सैलिएंट। तो रिलक्टेंस क्या होता है, जहां पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एयर गैप वेरिएबल हो, ठीक है। सिलेंड्रिकल तो पूरा ऐसा होता है, और जो आपका सैलिएंट होता है कुछ ऐसा होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे रिलक्टेंस अनबैलेंस या फिर कम ज्यादा यूनिफॉर्म किसमें है, सैलिएंट में या नॉन सैलिएंट पे। एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म किसमें है, सैलिएंट में। किसमें है, सैलिएंट में। तो रिलक्टेंस कहां पे लगेगा, रिलक्टेंस पावर कहां पे डेवलप्ड होगा, सैलिएंट में, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज व्हाट, ए, ठीक है।
तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलक्टेंस पावर डेवलप्ड, और यही वजह है कि जो आपका अगर कोई पूछे कि विच वन इज मोर स्टेबल, तो सैलिएंट और नॉन सैलिएंट, तो आप सैलिएंट को बोल सकते हो क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा पावर लग रही होती है, रिलक्टेंस पावर। मतलब अगर मैं थोड़े और बात करूं तो देखो, जो सैलिएंट होता, जो सिलेंड्रिकल होता है, उसमें सिर्फ कौन सा पावर लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर, ठीक है। बट जो आपका नॉन सैलिएंट होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर एज वेल एज रिलक्टेंस पावर, एज वेल एज रिलक्टेंस पावर, ठीक है। जो कि किसकी वजह से, देखो वेरिएबल रिलक्टेंस की वजह से लगता है, वेरिएबल रिलक्टेंस की वजह से। वेरिएबल रिलक्टेंस किसमें होता है, नॉन सैलिएंट, सॉरी सैलिएंट में, ठीक है। नॉन सैलिएंट मतलब सिलेंड्रिकल, नॉन सैलिएंट मतलब सिलेंड्रिकल। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। एक्स डी एंड एक्स क्यू, एक्स टी ज्यादा होती है तो इसलिए वहां पे क्या हो जा रहा, वी डी मैक्स डिवाइड बाई आई डी मिनिमम, ठीक है। इसी तरीके से भी एक्स क्यू छोटा होता है तो इसलिए वी डी मिनिमम और आई डी मैक्सिमम, तभी ये पॉसिबिलिटी है आने की, ठीक है। मतलब एक्स डी और एक्स क्यू, तो वी डी मैक्सिमम दैट इज 30/5 एंड वी डी मिनिमम दैट इज 25/10। तो इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 2.5, आंसर विल बी डी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया होगा। स्टेशनरी अल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बट इट शुड नॉट बी कनेक्टेड बिकॉज क्या हो जाता है, इट विल गेट शॉर्ट सर्किटेड। क्यों, कोई बता सकता है, वजह बता सकता है शॉर्ट सर्किट होने, मतलब अगर हम इनफाइनाइट बस से मतलब वो रोटर को चला दिया तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्योंकि ईएमएफ शॉर्ट सर्किट होगी क्योंकि यहाँ पे जो ईएमएफ क्या करता है, मेन सोर्स का अपोज कर रहा होता है। जैसे आपने अगर ये पढ़ा होगा तो आई इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस भी बाई आई इंटू जेड, सॉरी जेड, ई माइनस भी बाई जेड। तो अगर आप ये समझो कि अगर ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, अगर ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, अच्छा चलो इसे एज आप सप्लाई दे रहे हो तो मतलब डोमिनेटिंग कौन है, भी, तो भी माइनस ई बाई आर। तो अब या फिर जेड, सिंपली जेड ले लो या फिर एक्स ले लो, आर लेना सही नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर स्टेशनरी है अल्टरनेटर तो क्या कोई ईएमएफ जनरेट होगा, 4.44 एफ इंटू एन इंटू 5, क्या कोई ईएमएफ जनरेट होगा, नहीं। अगर वैल्यू जनरेट नहीं होगी मतलब काइंड ऑफ ये वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। मतलब जैसे आप मान लो चलो 220 ही ले लो, 220 माइनस 0/5 या फिर 220 माइनस 200 डिवाइड बाई 5। तो आप बताओ कंडीशन ए की बात हो रही है, कंडीशन बी की बात हो रही है। अभी यहाँ पे कंडीशन किसकी बात हो रही है, कंडीशन बी की बात हो रही है, क्योंकि ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो अब ए वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, यस या नो। तो अगर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट, यस या नो। करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट किसकी वजह से हो रहा है, बेसिकली ईएमएफ जनरेट ना होने की वजह से। एम आई क्लियर, व्हेन सिंक्रोनस रनिंग द डैम्पर वाइंडिंग प्रोड्यूस, तो डैम्पर वाइंडिंग क्या करता है, नो टॉर्क। याद रखना, जब डैम्पर वाइंडिंग कहां पे लगाते हैं, सिंक्रोनस मशीन में, ठीक है। अब तब वो बेसिकली किसको किसको रोकता है, ये कैसे ही सिंक्रोनस स्पीड पे चल गया, जैसे ही मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे चल गई वैसे ही क्या हो जाता है, आपका डैम्पर वाइंडिंग का पिक्चर में मतलब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। जैसे होता है ना कि आप बीमार हो तो डॉक्टर की हेल्प लोगे, जैसे ही आप ठीक हुए डॉक्टर कौन है भूल गए आप। तो इन द सेम मैनर जैसे ही प्रॉब्लम आई, हंटिंग आया, सडन चेंज इन लोड आया, कौन पिक्चर में आ जाएगा, डैम्पर वाइंडिंग। और जैसे ही हंटिंग खत्म हुई, एक नॉर्मल सी स्पीड आई, डैम्पर वाइंडिंग रहेगा पिक्चर में बट उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और तुम बीमार हो के ठीक हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना डॉक्टर मर गया, डॉक्टर भी है, जब जरूरत होगी तो
फिर से पिक्चर में आएगा। तो डैम्पर वाइंडिंग भी वहां सिस्टम में है, जब फिर से तुम्हारी हंटिंग होगी, प्रॉब्लम आएगी, फिर से तुम्हारा डैम्पर वाइंडिंग पिक्चर में आ जाएगा। तो याद रखना डैम्पर वाइंडिंग पिक्चर में तब आता है जब आपकी सिंक्रोनस मशीन की जो स्पीड होती है दैट विल बी ग्रेटर देन एनएस और लेस देन एनएस। ठीक है, ग्रेटर देन एनएस और लेस देन एनएस। कब पिक्चर में डैम्पर वाइंडिंग नहीं होता है? तो एट सिंक्रोनस स्पीड। क्लियर? चलो, तो स्लिप टेस्ट इज परफॉर्म्ड, वो तो अभी आपने देख ही लिया किसके लिए होता है, डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस, एक्स डी और एक्स क्यू। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इफ द फील्ड करंट डिक्रीज शंट डीसी मोटर द स्पीड ऑफ द मोटर, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू फाइव, तो फील्ड करंट इज डिक्रीज इन शंट, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइव, अगर फाइव क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो स्पीड विल इंक्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी बी। इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एडी करंट लॉस विल बी, तो इसका आंसर देखो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, एडी करंट लॉस सबसे ज्यादा किस में होगा, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग, तो अगर मैं पूछूं कि तीनों में से सबसे ज्यादा कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा है, व्हाट इज द आंसर, एल्यूमिनियम, इसका मतलब सबसे ज्यादा उसमें लॉस होगा। फिर आयरन, फिर वुड, व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी सी। क्लियर? डन? कोई दिक्कत किसी को? हाँ, समटाइम्स अ रिएक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो रिएक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो याद रखना, याद रखना ये ट्रांसफार्मर में ही नहीं, कहीं भी। रिएक्टर का मतलब क्या होता है पहले मुझे ये बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टर, इंडक्टर, यस नो, इंडक्टर मतलब, रिएक्टर मतलब बेसिकली इंडक्टर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इंडक्टर मतलब बेसिकली कॉइल की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि प्योर इंडक्टर तो आपके पास होता नहीं है। ठीक है, ओके, तो कहने का मतलब, अच्छा एक बात बताओ, इंडक्टर जैसे जैसे आप ऐसे समझो, फॉल्ट करंट सपोज ज्यादा हो गया, सपोज, मेरी बात ध्यान से सुनना, सारी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। फॉल्ट करंट क्या होता है, बेसिकली V बाई जेड। अगर जेड की वैल्यू ज्यादा है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, यस या नो, जेड की वैल्यू ज्यादा है तो फॉल्ट करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमें हमें अगर इस नजरिए से देखें तो इंपीडेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई या लो, इंपीडेंस की वैल्यू इस नजरिए से देखें तो हाई होना चाहिए। बट बट क्या फॉल्ट हमेशा रहता है, क्या क्या फॉल्ट हमेशा रहता है, नहीं ना। बट अगर अगर हमने हाई रख दिया तो लॉस तो हमेशा होगा, यस या नो, पावर लॉस हमेशा होने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये तो नहीं सोच सकते फिलहाल कि इंपीडेंस बहुत ज्यादा रखना। क्लियर है मेरी बात, मतलब कुछ इस नजरिए से देखे तो इंपीडेंस ज्यादा रखना है, बट वैसे देखे तो प्रैक्टिकली पावर लॉस कंटिन्यूसली होता रहेगा। अच्छा, पावर लॉस अगर चलो सपोज कि नहीं यार मुझे लगाना ही लगाना है, जेड की वैल्यू बढ़ाना ही बढ़ाना है, तो जेड क्या होता है, आर प्लस जे एक्स, मतलब इंडक्टर और रिएक्टर। आप मुझे बताओ कि उस सिस्टम में आपको इंपीडेंस बढ़ाना है तो आप किसको प्रीफर करोगे, रजिस्टर या इंडक्टर, मतलब जेड बढ़ाना है तो किसको प्रीफर करोगे, रजिस्टर या इंडक्टर, इंडक्टर। क्यों, क्योंकि रजिस्टर क्या करेगा, एक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा, लॉस कराएगा। तो बेसिकली हम क्या प्रीफर करेंगे, रिएक्टर। तो इसका मतलब रिएक्टर पावर लॉस नहीं कर, मतलब रिएक्टर के होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है, जैसे ना, रिएक्टर के होने ना होने से कोई फर्क पड़ता है, पड़ता है, वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, याद रखना, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू जेड। तो जेड, तो जेड में चाहे आर हो चाहे एक्स हो, वोल्टेज ड्रॉप तो होएगा ना, समझ रही मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, तो कहने का मतलब खैर, तो मतलब अगर अगर दो, चलो वो तो रेजिस्टेंस होता तब भी होता, इंडक्टर है तब भी है, बट इंडक्टर के साथ फायदा क्या है कि पावर लॉस नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, फॉल्ट करंट को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए सीरीज में क्या लगा देंगे, इंडक्टर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत।
ये सिर्फ यहीं पे नहीं, आप वहां पे भी लगा सकते हो। कहाँ पे? ट्रांसमिशन लाइन में भी लगा सकते हो कि आपको फॉल्ट करंट को लिमिट करना है तो सीरीज में रिएक्टर लगा दो। ठीक है, ये तो ट्रांसफार्मर बोल रहा है, कहीं भी जहां भी आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। खैर, आप मतलब आप 31st वाले पेपर के बारे में क्या बोलोगे फिर? मैंने बार बार बोलता हूं, आप पेपर को जज मत किया करो कि क्या था कैसे था, आप उससे कितना सीख सकते हो इस पे फोकस किया करो यार। यार 31st वाला पेपर फिर आ गया, क्या करोगे फिर? मेरे वाले पेपर को फिर टाइम कंज्यूमिंग बोलोगे तुम? सिंपल सी बात है यार। यहां से कितना सीखने को मिल रहा है उस पे फोकस करो, क्या था कैसा था, हमसे हुआ नहीं हुआ, हम लगा पाए नहीं लगा पाए, वो उस दिन देखना, 8 तारीख को देखना। उसके पहले ये देखो कि हम कितना सीख पा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो मैं तुम्हारे स्कोर क्यों नहीं बता रहा हूं, मैं मिला के बता सकता हूँ ना, मतलब मैं काइंड ऑफ ये अभी सारा चीजें मैं तुम्हें शुक्र मतलब एक तरीके से होता है ना कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हें बता सकता हूँ, सारी चीजें रिवीजन करा सकता हूँ, मेरा अभी मोटिव वो है। मैं तुम्हारे मार्क्स को लेके अभी कंसिडरेबल नहीं हूँ कि मतलब तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे क्या आ रहे। मेरा मोटिव ये है कि मैं तुम्हें आज के पहले कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को रिवीजन करा सकूं और सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल करा सकूं। ठीक है, तो उस पे तुम भी फोकस करो, ना कि मार्क्स पे या पेपर पे या पेपर के टफनेस। क्लियर? अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करो, डजेंट मैटर और जगह क्या हो रहा है। खैर, आगे देखते हैं। ओके, तो इन इंडक्शन मोटर, if the number of rotor slots is equal to the स्टेटर स्लॉट्स, तो क्या होएगा बताओ? रोटर स्लॉट्स, तो कौन सा प्रॉब्लम आएगी इंडक्शन मोटर में? कौन सी प्रॉब्लम आती है? दो प्रॉब्लम होती है, एक क्रॉलिंग होती है, कॉगिंग होती है। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉलिंग या कॉगिंग? यहाँ पे क्या होगा, कॉगिंग। और कॉगिंग में क्या होता है, कॉगिंग में क्या होता है, मोटर घूमने से मना कर देती है, बेसिकली ऐसे लॉकिंग हो जाता है। जैसे अब देखो, तो इस बात को थोड़ा सा क्लियर, तो दिस इज रिफ्यूज टू स्टार्ट, मतलब वो एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे कॉगिंग हो रहा है। कॉगिंग में कॉगिंग की डिफिनेशन ही यही होती है कि जब आपका मोटर आपके सप्लाई देने के बावजूद घूमने से मना कर दे, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो लॉसेस ड्यू टू हार्मोनिक्स करंट प्रोड्यूस इन द केज रोटर वाइंडिंग कैन बी रिड्यूस बाई। ठीक है, हार्मोनिक्स करंट इन द केज रोटर वाइंडिंग कैन बी प्रोड्यूस बाई। तो देखो, हार्मोनिक की वजह से क्या क्या हाँ, मतलब एक बोल रहा है कि हार्मोनिक्स है। हार्मोनिक कौन कौन हो सकता है, समझो जरा। मतलब वो फिफ्थ और सेवंथ वाले। ठीक है, तो इनको घटाने के क्या क्या तरीके हैं, तो ध्यान दो। एक तो चलो स्कीविंग कर दोगे, थोड़ी थोड़ी बहुत सहूलियत हो जाएगी। इसके अलावा इसके अलावा कॉर्डिंग भी करना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप ये स्कीविंग ही काइंड ऑफ ये क्या हो जाएगा, हाँ कुछ हद तो ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे सारे, नहीं, किसको करेंगे सारे? कहने का मतलब ये सारे के सारे मेथड्स आपके इनडायरेक्टली हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने वाले हैं। चाहे आप स्कीविंग की बात कर लो, चाहे आप कॉर्डिंग स्टेटर की बात कर लो, चाहे आप प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ रोटर एंड स्टेटर की बात कर लो। तो कहने का मतलब आंसर विल बी व्हाट, डी। ठीक है, अब यार इनमें आपस में दुश्मनी थोड़ी ना कि एक आ गया तो दूसरा कहेगा मैं नहीं काम कर रहा। वो तो मशीन है ना, इंसान तो नहीं है ना। ठीक है, सो आंसर विल बी डी। डन। द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफार्मर, ये तो पता ही है, हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टैरिसीस लॉस, विच आर द फॉलोइंग एक्ट एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज के लिए तो आपको सिंपल सा क्या हो जाएगा, हॉर्न गैप। हॉर्न गैप के अलावा और बताओ, लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, और ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर और हॉर्न गैप्स। स्फीयर गैप, हाँ वेरी गुड। क्या होता है, एक तो रॉड गैप भी होता है, रॉड गैप होता है, स्फीयर गैप होता है, और लाइटनिंग अरेस्टर होता है। ये सारी चीज एक ही हैं। जैसे अब देखो,
सिंपल सा बात है यार, जैसे हॉर्न गैप है, हॉर्न गैप क्या है, ये सारे वही है जो काम लाइटनिंग अरेस्टर करता है, वही ये भी करता है। जैसे आप एक बात बताओ, ये तुम्हारा हॉर्न गैप है, इसको बोलते हैं हॉर्न गैप, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, लाइटनिंग की वजह से जब तक लाइटनिंग ना हो, आपका जो सर्किट है, जो फॉल्ट को, करंट को अर्थ में ले जाने वाला है, वो ओपन सर्किट हो शॉर्ट सर्किट हो, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। और जैसे ही हाई वोल्टेज आ जाए, ये क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट। तो हाई वोल्टेज आएगा तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कैपेसिटर बन रहा है। तो जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा तो यहाँ बीच का जो आयन होगा वो पोलराइज्ड होके टूट जाएगा, और बेसिकली क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और आपका जो पोल है उसका करंट अर्थ में जाने लगेगा। तो कॉन्सेप्ट सबका एक ही है जो हमने पढ़ा हुआ है लाइटनिंग अरेस्टर में। क्लियर मेरी बात? तो दिस इज व्हाट डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। हाँ, बेसिकली वही है कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कराना हमने, ठीक। तो सबका कॉन्सेप्ट यही है, चाहे वो रॉड गैप हो, चाहे स्फेयर गैप हो, चाहे वो हॉर्न गैप हो। क्लियर? आगे बढ़े। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर शुड हैव, चलो नो ओमिक रेजिस्टेंस है तो आप सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी? म्यूचुअल कपलिंग बताओ, कपलिंग, ठीक है। तो एक सिंपल सा वही है, क्या बोलते हैं कि हाँ, लो रिलक्टेंस। क्योंकि देखो, जैसे आप ऐसे समझो, मतलब ऐसे थोड़ा सा ऐसे समझो आप, मान लो ट्रांसफार्मर है, मान लो ये आपका ट्रांसफार्मर। तो अब म्यूचुअल कपलिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल कपलिंग? पहले का वो फ्लक्स जो दूसरे से लिंक करे तो बोलेंगे अच्छी कपलिंग है, यस या नो? पहले का फ्लक्स दूसरे से लिंक करे तो बोलेंगे अच्छी अच्छी कपलिंग है। तो अब बताओ, बीच में क्या है, एक मीडियम है। तो ये मीडियम कैसा होना चाहिए, जो फ्लक्स को सपोर्ट करे या अपोज करे? फ्लक्स को सपोर्ट करे या अपोज करे? सपोर्ट करे। तो सपोर्ट कौन करता है, जिसका रिलक्टेंस लो होता है, जिसका रिलक्टेंस लो होता है। तो दैट्स व्हाई आंसर विल बी डी। क्लियर? बकल रिले इज यूज फॉर इंटरनल फॉल्ट, सबको पता है, काफी बार आपने क्वेश्चन देखा हुआ है। आगे देखते हैं। सिलिका जेल का आपका क्या हो जाता है, सिलिका जेल में क्या लगा होता है आपका, सिलिका जेल कहाँ पे लगा होता है, ब्रीदर में लगा होता है। पोर्सिलिन का क्या बना होता है, बुशिंग बना होता है। मरकरी किस में लगता है, बकल्स रिले में लगता है। और फिंस, फिंस काइंड ऑफ, फिंस क्या होता है ना, एक पाइप जैसा होता है, कहने मतलब कि जिसमें हम ना कूलिंग के लिए, बेसिकली टैंक की कूलिंग के लिए यूज करते हैं फिंस, ठीक है, टैंक की कूलिंग के लिए। तो दैट इज द फिंस। सो आंसर विल बी डी। हीट को कम करने के लिए, टैंक की हीट को कम करने के लिए फिंस लगाया जाता है। आगे देख, कुछ बोल रहे थे आप शुभम? फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज इन आइडियल ट्रांसफार्मर। जैसे मैंने जब तुम्हें डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पे बनाया था, यहीं पे बना दिया था E1, और यहीं पे बना दिया था E2, ठीक है। तो देखो, एक काम करता हूँ, मैं इस चीज को क्लियर करता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखो, होता क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज इन आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात तो आप करते क्या हो कि आपने दिया टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। अब उस सप्लाई वोल्टेज से आपका जो इंडक्टर है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है, काइंड ऑफ दैट इज प्योर इंडक्टिव। और प्योर इंडक्टिव में जो करंट जाएगा वो क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। वो क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? जैसे कोई इंडक्टर है, अगर उसमें से करंट जा रहा है तो वो 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा, क्योंकि प्योर इंडक्टिव है, क्योंकि प्योर इंडक्टिव है। अब आपको पता है फाइ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाइ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ई क्या होता है, एन डी फाइ बाई डी टी। तो बेसिकली अगर यहाँ पे साइन है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, कॉस। तो कहने का मतलब यहाँ पे आ गया आपका E1, यहाँ पे आ गया E1। अब आपका जो E2 आता है वो भी आपका यहीं पे आता है, कहाँ पे, यहीं पे आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 से आप समझ सकते हो चीजों को, समझ रहे हो ना, E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। क्लियर?
तो कहने मतलब कोई फेजर डायग्राम है नहीं E1 और E2। तो अब अगर आपसे, अब देखो क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं लैगिंग पावर फैक्टर की बात करूं तो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा ना, कहीं यहाँ पे आ जाएगा, कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा V1, ये तुम्हारा I1, ये तुम्हारा V2, और यहीं पे हो सकता है तुम्हारा क्या आ जाएगा, लगभग I2। यहीं पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, I2। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम इसके हिसाब से बोल रहे हो कि सर E1 और E2 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0। अगर मैं यहाँ के हिसाब से कि सप्लाई वोल्टेज और इंड्यूस ईएमएफ में वोल्टेज कितना है, ईएमएफ कितना है, तो 180। समझ रहे हो शुभम? तो कहने मतलब अब वो यार पूछना क्या चाह रहे, कई बार एग्जामिनर ना क्लियर नहीं करते कि आप सप्लाई वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ में पूछ रहे हो या इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहे हो। अगर दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहे हो तो नो डाउट दैट इज 0 डिग्री। अगर आप सप्लाई वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहे हो तो दैट इज 180 डिग्री। क्लियर है मेरी बात सबको? और अगर आप ये पूछ रहे हो कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा प्राइमरी करंट से, तो 90 डिग्री लैग करेगा। ठीक है, 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। तो डज, अब वो उनके थिंकिंग के ऊपर सोच डिपेंड करता है कि पूछना क्या चाहते हैं, पूरा पूरा लैंग्वेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में क्या पूछा गया, द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफॉर्मर डिजाइन। यूज ऑफ द हायर फ्लक्स डेंसिटी, तो सिंपल सी बात है यार, कि देखो क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है 4.44 F इंटू N इंटू 5, या फिर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B इंटू A। तो अगर आपको पता है कि अगर आपने फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा कर दी, फ्लक्स डेंसिटी क्या कर दी, ज्यादा कर दी, तो आप एक बार एरिया क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा, सेम वोल्टेज जनरेट करने के लिए, सेम वोल्टेज जनरेट करने के लिए, टू जनरेट सेम वोल्टेज या सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज। अगर आप फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो एरिया विल रिड्यूस। तो ऑब्वियस बात है, एरिया रिड्यूस होगा तो कहने का मतलब वेट तो रिड्यूस होएगा ही। यस या नो? ठीक है, कोर्स कोर्स ऑफ लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर मेड फ्रॉम विच ऑफ द, तो ऑब्वियस बात है CRG, सॉरी कोल्ड रोल, अच्छा नॉन है, सॉरी सॉरी मैंने सिर्फ, ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है, CRGO। दिस इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ सिलिकॉन स्टील। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैकेनिक, थोड़ा सा अलग से प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से वो एक और अच्छा, मतलब सिलिकॉन स्टील में थोड़ा सा साइंटिफिक प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से सिलिकॉन स्टील एक और अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। दैट इज कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, मतलब ठंडा, मतलब यहाँ पे उसके ग्रेन को ओरिएंटेड किया जाता है, उसके डोमेन्स को उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। मैग्नेटाइजिंग करंट ट्रांसफार्मर रिच इन, ऑब्वियस बात है, थर्ड हार्मोनिक्स इन अ ट्रांसफार्मर फेड फ्रॉम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, सो द सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स इज। तो देखो, ट्रांसफर फेड फ्रॉम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स, द सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स, तो सैचुरेशन की वजह से ही तो होता है। जो भी प्रॉब्लम आती है किसकी वजह से आती है, सैचुरेशन की वजह से आती है। ठीक है, और इसी सैचुरेशन को फिर घटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस रखते हैं, या फिर 5 लिम्ड या फिर 3 लिम्ड ऐसे सेल यूज करते हैं, मतलब उस तरीके से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, एज कंपेयर टू एयर हाइड्रोजन हैज, एज कंपेयर टू एयर हाइड्रोजन हैज, क्या हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, हाइयर या लोअर, हाइयर, हाइयर, ठीक है, ओके। और जो आपका डेंसिटी है हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, सिंपल सी बात है यार, हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो कि 23 सैचुरेशन, सॉरी ये नहीं समझ में आया यार, एक बात बताओ, इनको 23 थोड़ा सा फिर से बताना है कि सैचुरेशन की वजह से हार्मोनिक्स कैसे आ रहा है, समझ लो, ध्यान दो। देखो, अ, आपका जो फ्लक्स है, आपने यहाँ पे आई दिया था, यहाँ पे फाई दिया था, तो बेसिकली आपको पता है कि ए क्या हो रहा है, ए किसकी वजह से हो रहा है, सैचुरेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, ठीक है,
तो कहने का मतलब अगर आपका यहाँ पे जैसे आप ये समझो, मान लो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, इस फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, सही चल रहा था, सही चल रहा था, मतलब हम करंट बढ़ा रहे हैं और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, हम करंट बढ़ा रहे हैं, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अभी क्या हुआ, करंट तो बढ़ा रहे हैं बट ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है। यस या नो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। इस पॉइंट के बाद फ्लक्स क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। और ई क्या होता है, एन डिफाई बाई डी टी। तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो क्या कोई ईएमएफ जनरेट करेगा? अगर ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लक्स क्या आ जाएगा, फ्लैट टॉप टाइप। यस या नो? तो बेसिकली दिस इज व्हाट, जब आपके पास ऐसा वेवफॉर्म आ जाए तो समझ जाओ कि इसमें क्या है, थर्ड हार्मोनिक्स। समझ जाओ कि इसमें क्या है, थर्ड हार्मोनिक्स। आगे बात समझ में? साइनोसॉइडल से कुछ और आ गया तो मतलब काइंड ऑफ वो क्या है उसमें, थर्ड हार्मोनिक्स। क्योंकि ये डोमिनेंट होता है, होते तो 5 7 9 11 भी हैं, बट डोमिनेंट यही कर रहा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। तो इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर, वैल्यू ऑफ एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी दैट इज टेकन एज, देखो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी बहुत कम होती है, याद रखना, ठीक है? फ्लक्स डेंसिटी बहुत कम होती है, नॉर्मल ही होती है। 0.5 आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा, 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर इज बी। लार्जर वैल्यू ऑफ फ्लक्स एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी कैन बी अडॉप्टेड व्हाइल डिजाइनिंग द इंडक्शन मोटर ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, आपको पता है कि फ्लक्स डेंसिटी से हमारा आउटपुट ज्यादा आएगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू फाइव, फाइव इक्वल टू B इंटू ए। तो कहने मतलब फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा तो पावर ज्यादा, क्योंकि P इक्वल टू वी आई। तो कहने मतलब ए ऑप्शन में तो किसी को डाउट नहीं है ना? यस नो? एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होने पे पावर आउटपुट ज्यादा होगा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात रही कि बी कैसे, तो बी का देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके है। क्या बोलना चाह रहे हो अम्मी? ओके, तो मैंने एयर गैप बराबर रखा हुआ है, ध्यान से देखना, मैंने एयर गैप बराबर रखा हुआ है। ठीक है, बस इसमें क्या किया, डायमीटर इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, अब मुझे सिंपल सी एक बात बता दो कि ये जो एरिया है जिसपे मैं मार्क कर रहा हूं, ये वैल्यू किसमें ज्यादा है, डायमीटर इंक्रीज डायमीटर में या स्मॉल डायमीटर में या बिग डायमीटर में, बड़े वाले में? ठीक है, तो अब कहने का मतलब, अगर आप आपका एयर गैप बेसिकली मतलब ये जो एरिया है ज्यादा हो रहा है, मतलब एयर एयर का रिलक्टेंस क्या होता है, एयर का रिलक्टेंस भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको फ्लक्स डेंसिटी क्या करनी पड़ेगी, हाई करनी पड़ेगी। यस या नो? फ्लक्स डेंसिटी हाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर आप डायमीटर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फ्लक्स डेंसिटी हायर करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? आगे देखो, ये क्वेश्चन कितने लोगों ने कर लिया? बस एक लोग? इसमें कौन सा फार्मूला लगना था, अच्छा मुझे ये बता दो, कौन सा फार्मूला लगना था? वेरी गुड। और उससे तुम्हारा आंसर 360 आ गया? नहीं आया? और कोई? फिर मैंने दिमाग लगाया,
और ऐसे रैंडमली मल्टीप्लाई कर दिया। सुनो, देखो, तो एक बार ध्यान से सुनो। एक्चुअली ये 120 दिया क्या पता है तुम्हें? दिस इज चार्ज, दिस इज चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है ना। तो 120 कूलम, ठीक है। और वोल्टेज क्या है? 3 वोल्ट। तो अगर तुम्हें पता हो तो व्हाट इज द पोटेंशियल? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, और दिस वर्क डन इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी। This work done can also be considered as energy. Energy is equal to V into Q, and V की वैल्यू 120 into 3, that is 360 joule. This is the right answer. जो लोग जिसे जबरदस्ती कैपेसिटर बना रहे थे उनको मैं बता रहा हूं स्पेशली। डन। तो यहां से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 1 एम्पियर जा रहा है, तो इसका मतलब यहां से करंट क्या हो रहा होगा? 1 एम्पियर इस डायरेक्शन में, यस है नो? क्योंकि यहां से आ रहा है तो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, चलो ठीक है। इधर 3 जा रहा है, इधर इधर से 1 आ रहा है, इधर 3 जा रहा है, मतलब इधर से कितना आ रहा होगा? बताओ, इधर से करंट कितना आ रहा होगा कि इधर 3 जाएगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर ना, देखो, 2 इधर से 1 इधर से, तभी तो 3 जाएगा। आपको ऐसे नहीं समझ, केसीएल लगा लो उस पॉइंट पे, सिंपल। इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तब भी आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो 3 उधर जा रहा है, 2 इधर से आ रहा है, 1 इधर से आ रहा है, चलो ठीक है। अब 4 यहाँ पे जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से कितना आ रहा होगा? 6 एम्पियर। 6 एम्पियर, ठीक है। और और अगर यहाँ से टोटल आ रहा है 6 एम्पियर, इधर से 5 एम्पियर, तो इधर से कितना आ रहा होगा? 1 एम्पियर, तभी तो इधर 6 एम्पियर जाएगा। क्लियर है जसमीत? तो काइंड ऑफ एक केसीएल था, बस केसीएल का टेस्टिंग था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 29, फॉर अ गिवन वोल्टेज फॉर हीटिंग कॉइल्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम। अब यहाँ पे ध्यान दो, फॉर अ गिवन वोल्टेज, गिवन वोल्टेज है, इसका मतलब कनेक्शन किस में होगा? सीरीज या पैरेलल में? गिवन वोल्टेज मतलब पैरेलल। जब पैरेलल की बात कर, वोल्टेज है तो पैरेलल, करंट होता तो अपन सीरीज की बात करते हैं। तो पावर होता क्या है? पावर का फॉर्मूला क्या लगाते हैं वोल्टेज के लिए? वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर, यस या नो? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? ये वाली पावर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब आर की वैल्यू मिनिमम हो गया, मैक्सिमम होगा। आर की वैल्यू मिनिमम हो गया, मैक्सिमम होगा। आर की वैल्यू क्या होगा? मिनिमम। तो मिनिमम आर कब होता है? मिनिमम आर कब होता है? पैरेलल में या सीरीज में? पैरेलल में या सीरीज में? रेजिस्टेंस घटता किस में है? पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में, जैसे आप समझो 3 है, 4 है, तो कितना हो जाएगा? 4R/4। ये कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर बाई आर। तो दिस विल बी मैक्सिमम व्हेन ऑल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30। तो 30 पे क्या है हमारा? यहाँ पे फॉर द सर्किट शोन वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी नॉट, किसकी वैल्यू पूछी है? वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल, जैसे ही देखो आप यहाँ का, कहीं पॉसिबल है क्या? कुछ कुछ भी हो सकता है क्या इसके अलावा? मतलब जो वोल्टेज यहाँ का है, यहाँ पे चाहे जितना करंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहाँ पे वोल्टेज हमेशा क्या होएगा? 15 वोल्ट ही होएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यस है नो?
यार जो वोल्टेज यहाँ का वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, ठीक है, जो वोल्टेज यहाँ का वही वोल्टेज यहाँ पे। तो ज्यादा दिमाग तो नहीं लगा रहा था ना। टाइम कांस्टेंट ऑफ नेटवर्क लगा दिया, बस। तो क्या लाए जबरदस्ती करके, कौन सा आंसर लाए भाई साहब? कॉन्सेप्ट भी तो याद रखो आप अपने। एक बात बताओ, अगर तुम्हें साफ साफ दे रहा है कि भाई ये वोल्टेज इसके क्रॉस 15 है, यहाँ पे सपोज 0 है, तो मतलब इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस कुछ दिख रहा है तुम्हें? बताओ जरा, कुछ दिख रहा है? कुछ भी दिख रहा है? कुछ भी दिख रहा है? नहीं ना। तो यार 15 ही होगा, कैसे और कुछ सोच कैसे सकते हो आप? अच्छा, मतलब, अच्छा एक बात बताओ, मैं सेम क्वेश्चन में मेरी बात ध्यान से सुनना। सेम क्वेश्चन में व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस अमीटर? सेम क्वेश्चन में व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस अमीटर? एनीवन? व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस अमीटर? कर सकते हो फाइंड। ये आगे कॉपी पेस्ट। यार यहाँ पे देखो करंट कितना जा रहा है, प्लस प्लस -5 वोल्ट। तो यहाँ पे ए प्लस साइन है और ए प्लस साइन है, तो 15 5 कितना हो गया? 20 ना। यस या नो? भाई यार मैं बोल रहा हूँ इसके क्रॉस भी ले लो तुम, भी नॉट, भी ले लो। अब इसमें तुम लगा दो केबीएल। क्या लगा दो? केबीएल। तो 15 + 5 माइनस भी इक्वल टू 0, भी इक्वल टू 20। तो ए भी क्या आपसे अमीटर के क्रॉस पूछ, ए भी किसके क्रॉस आया? ये किसके क्रॉस आया? अमीटर के क्रॉस। बट पूछा कहाँ पे है? पूछा कहाँ पे है? ये तो भी नॉट का पूछा है ना। यस है ना?